स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब पिछले एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशंस जब मैंने डाला था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर किस स्ट्रेटजी से हम प्रिपरेशन करें, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। तो चलो आज पहले हम प्री एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि प्री एग्ज़ामिनेशन में हमें किस तरह और किन टॉपिक्स को अटेंड करना है और किस किस तरह से हम उसको लेकर चलेंगे ताकि हमारा प्री एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो। ठीक है, इसके बाद फिर अपन मेंस की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल प्री एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। प्री एग्ज़ामिनेशन जैसा कि आपको बताया गया है 60 मिनट्स में डिवाइड किया गया है। 60 मिनट्स के जब स्टार्टिंग 20 मिनट्स स्टार्ट होंगे तो आपके पास सामने जो पहला पोर्शन आएगा वो आएगा इंग्लिश लैंग्वेज का। राइट, जो पहला पोर्शन खुलेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का खुलेगा। ये IBPS SBI इन सब ने प्री डिसाइडेड है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रेटजी में पहले हम ये डिसाइड कर सकते थे कि हमें किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, पर चलिए एग्ज़ामिनेशन वालों ने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। उन्होंने फिक्स कर दिया है कि हर पोर्शन को आपको 20 मिनट्स ही देने हैं या आपको 20 मिनट्स ही मिलेंगे, चाहे आप उसको पहले सॉल्व कर लो या आपका कुछ पोर्शन रह जाए। आप 20 मिनट से ज़्यादा उस पोर्शन को टाइम नहीं दे सकते। तो जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा पहला जो पोर्शन आपके सामने खुलेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का खुलेगा, यानी पहले 20 मिनट्स में आपको इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे सामने किस किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्री एग्जामिनेशन में। अब चाहे वो प्री SBI का हो, IBPS का हो, IBPS PO का हो, क्लैरिकल का हो, किसी का भी प्री हो, आपको अप्रॉक्सीमेटली इन्हीं पोर्शंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पहला हम बात करते हैं, पहला हमारे पास है एरर्स। ठीक है, एरर्स क्या होते हैं? एरर्स में क्या होगा, आपको 4 पार्ट्स दिए जाएंगे, मतलब एक सेंटेंस होगा, उन सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और उस सेंटेंस के किसी एक पोर्शन में वो थोड़ी सी मिस्टेक कर देगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक कर देगा, सिंगुलर प्लूरल में मिस्टेक कर देगा या और कुछ मिस्टेक कर देगा। वो मिस्टेक आपको उस सेंटेंस को पढ़कर पकड़नी होगी और उस सेंटेंस पे जो मिस्टेक है उस पर आपको टिक मार्क करना होगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है एरर, यानी एक सेंटेंस को बिल्कुल जो करेक्ट सेंटेंस है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और किसी भी एक पार्ट में उसमें से कोई मिस्टेक छोड़ दी जाएगी जो आपको गैस करनी होती है। तो ये एरर वाला पोर्शन आपका आता है 5 मार्क्स का, यानी कि प्री एग्जामिनेशन में ये फिक्स है, आप देख लीजिएगा कोई प्री दीजिएगा आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको एरर के मिलेंगे, यानी कि 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एरर में से, है ना। अगर आप थोड़ा एरर प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से 5 में से आई थिंक 3 और 4 नंबर इजीली ला सकते हैं, कोई ज़्यादा बहुत टिपिकल काम नहीं रहता है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है हमें, राइट। अगला पोर्शन हमारे पास आता है वो है क्लोज टेस्ट का। अब क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट में क्या होगा, एक आपको पूरा पैराग्राफ दिया होगा, राइट, एक पूरा पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में बीच बीच में इन्होंने कुछ स्पेस छोड़ रखे होंगे, फिल इन द ब्लैंक जिसको बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक छोड़ रखे होंगे। हमें उस पूरे सेंटेंस को पढ़कर, राइट, उस पूरे सेंटेंस को पढ़कर हमें नीचे उसके बाद 4 ऑप्शन दिए होंगे A, B, C और D। यहाँ पे हमें दिया होगा कि उन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या सेट हो सकता है। तो हमें उन चारों ऑप्शंस को पढ़कर, पूरे सेंटेंस को पढ़कर, उसका मतलब समझकर उन चारों में से एक ऑप्शन वहाँ पे फिट करना होगा। अब ज़रूरी नहीं है वो ऑप्शंस हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल, वही सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसके बाद अपने पास क्या आएगा, क्लोज टेस्ट। और ये क्लोज टेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 नंबर का आता है। 5 से 10 नंबर यानी अप्रॉक्सीमेटली ये कई बार तो आपको 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं इस पर, कई बार 5 क्वेश्चन ही मिलते हैं। तो लेकिन कम से कम 5 नंबर का ये ज़रूर आएगा, पर मोस्टली केसेस में देखा जाता है 10 मार्क्स का आता है। तो बहुत अच्छे मार्क्स हम यहाँ पर गेन कर सकते हैं क्लोज टेस्ट में। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी। जैसे आप सेंटेंस को समझना स्टार्ट कर देंगे वो क्या कहना चाह रहा है, आपको पढ़ते पढ़ते ही पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे क्या फिट होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जैसे 3 से 4 मार्क्स आप इजीली ला सकते हो। इसी तरह यहाँ अगर हम 10 नंबर मान के चलते हैं तो 10 में से यहाँ पे 6 से 7 नंबर लाना बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है, बहुत आसान होता है, राइट। चलो हम अगला देखते हैं। अगला रहेगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होगा, यहाँ पर भी वो एक पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ बनाया होगा। एक्चुअली एक 2 3 4 5 ऐसे 5 लाइन का एक पूरा पैराग्राफ होगा छोटा सा। इन पैराग्राफ में इन सेंटेंस को उनके मीनिंग
जिस सीक्वेंस में निकल रहे हैं उसमें जोड़ना है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ हिंदी में। जैसे कहा राम सुबह उठा, उसने ब्रश किया, फिर उसने ब्रेकफास्ट किया, फिर वो नहाया, फिर उसने पूजा की। ये 5 सेंटेंस हो गए। क्या हुए? राम सुबह उठा, फिर उसने ब्रश किया, फिर उसने ब्रेकफास्ट किया, फिर वो नहाया, फिर उसने पूजा की। ये 5 सेंटेंस हो गए। ये पूरा पैराग्राफ हो गया, एक स्टोरी सी हो गई छोटी सी। अब सेंटेंस अरेंजमेंट में वो क्या करेंगे, इस सेंटेंस को यहाँ रख देंगे, इस सेंटेंस को यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, ऐसे उनको आगे पीछे करेंगे। यानी कि पहला सेंटेंस आपको दे देंगे राम नहाया, फिर दूसरा दे देंगे राम ने ब्रश किया, फिर तीसरा दे देंगे राम सोकर उठा, फिर चौथा दे देंगे कि राम ने नाश्ता किया, और फिर पाँचवा दे देंगे कि राम ने पूजा की। अब आपको लगाना है कि किस सीक्वेंस में वो अरेंजमेंट है। यानी कि आपसे ये इसको PQRST भी बोला जाता है कई जगह, क्योंकि इस सीक्वेंस फॉर्म में आएगा। तो आपको इस तरह का सीक्वेंस बनाना है कि पहले कौन सा आएगा। जैसे मान लीजिए अगर पहले R आएगा, मैंने मान लिया पहला हमें दिया सेंटेंस P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T। हमें सीक्वेंस पूछेगा। तो पहला जैसे राम सोकर उठा, R नंबर पे था, तो पहला क्या था हमारे पास R। फिर Q पे दे रखा है राम ने ब्रश किया, तो फिर हो जाएगा Q। फिर मान लो T पे दे रखा है कि राम ने नाश्ता किया, फिर आ जाएगा T। फिर आ जाएगा P पर देखा है राम नहाया, फिर आ जाएगा P। और लास्ट के बचा S, राम ने पूजा की, फिर आ जाएगा S। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा RQT PS, राइट। तो इसको इसी तरह के 5 क्वेश्चन आएंगे, पूछ लेगा कि सबसे पहले नंबर का सेंटेंस कौन सा है, तो ये है, दूसरे नंबर का ये है, तीसरे का ये है। अगर आप उसको अरेंज कर लोगे तो आप उसके आंसर सारी इजीली मार्क कर सकते हो। ये भी आपका कितने नंबर का आएगा? अप्रॉक्सीमेटली 5 नंबर का। तो अगर आपने इसको अरेंज कर लिया तो 5 के 5 आपके सही हैं, ये मान के चलो। नहीं तो 5 में से 3 से 4 नंबर यहाँ पे इजीली आ सकते हैं, अगर थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस की हो। देखिए इंग्लिश टोटल प्रैक्टिस पे बेस्ड है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आता तो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आता। और ये मान के चलिए अभी तक ये देखा गया है कि इंग्लिश का जो पेपर आता है बेसिकली वो मोस्टली द इकोनॉमिक्स टाइम्स से आता है। द इकोनॉमिक टाइम्स जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ते हैं या उस न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर बहुत इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स यहाँ से ग्रैब कर पाएंगे। द हिंदू भी बहुत अच्छा है, कई लोग द हिंदू को सजेशन देते हैं, पर द हिंदू थोड़े और ज़्यादा हाई लेवल का रहता है। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो वो तो बेस्ट है, राइट, वो तो बेस्ट है, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं है। अगर आप द हिंदू कर लेते हो तो आपको द इकोनॉमिक्स टाइम करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप द हिंदू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो द इकोनॉमिक्स टाइम आप इजीली कर लेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को द हिंदू पढ़ने में दिक्कत आती है या जो द हिंदू में कंफर्टेबल नहीं है, तो एटलीस्ट द इकोनॉमिक्स टाइम का स्टैंडर्ड तो आप मैनेज करके चलिए। ऐसा नहीं कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं या और कोई नॉर्मल लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो देखिए उससे इतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि इस इंग्लिश लैंग्वेज वाले पेपर में कई बार जो सेंटेंसेस आते हैं या जो पैराग्राफ्स आते हैं वो सीधे सीधे द इकोनॉमिक्स टाइम से उठ कर आ जाते हैं, ऐसे के ऐसे ही। तो अगर आपने पेपर को प्रॉपरली फॉलो किया हुआ है, उसके पढ़े हैं एडिटोरियल्स, स्टडी किया उसके बारे में, तो आपको वो पैराग्राफ पढ़ा हुआ लगेगा। और जब पढ़ा हुआ पैराग्राफ आता है तो वो करने में, सॉल्व करने में ईजी रहता है, राइट। तो चलिए इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फिलर्स। फिलर्स में क्या रहेगा? फिलर्स में भी बस सिंपल यही रहेगा, एक पूरा आपको एक पैराग्राफ सा दिया होगा, नहीं सॉरी इसमें पैराग्राफ नहीं होगा, इसमें आपको सेंटेंस दिया होगा एक, जैसे ए है, इसमें ये पूरा सेंटेंस है और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, फिर एक पूरा सेंटेंस है, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, ये खत्म। ये आपका एक हो गया। अब कई बार इसमें एक फिलर दे देते हैं, जैसे खाली यहाँ तक दे दिया, सेंटेंस खत्म हो गया, कई बार 2 फिलर होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में लिखा होगा ए में एक फिलर ये दे दिया, फिर कॉमा लगा दूसरा ये दे दिया ए में ही, फिर बी में भी 2 फिलर दे दिए क्योंकि 2 ब्लैंक छोड़े थे ना अपन ने, इसीलिए। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना होगा सेंटेंस को पढ़कर कि उन दोनों में फिलर्स में क्या वर्ड या हेल्पिंग वर्ड जो भी है वो शूटेबल रहेगा। जैसे हिंदी में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, है ना, जैसे कि राम ने फिल इन द ब्लैंक्स खाया, तो क्या खाया, खाना खाया, नाश्ता खाया, वो अपन को फिल इन द ब्लैंक्स पढ़कर समझ में आएगा कि हमारा ऑप्शन क्या हो, जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा वो हम वहाँ पे फिल करेंगे, राइट। तो अगर आप वही मैंने आपको बताया द इकोनॉमिक्स टाइम में फॉलो करें तो ये भी आप फिलर्स भी इजीली अटेंड कर सकते हैं, राइट। और ये भी आपको 5 नंबर के अप्रॉक्सीमेटली मिल जाते हैं, राइट। और 5 में से 3-4 नंबर आप यहाँ भी इजीली ला सकते हो। इसके बाद जो पोर्शन आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सबसे ज़्यादा वेटेज यही रखता है और ये वही है जो अभी तक हम देखते आए हैं। एक सिंपल पैराग्राफ आएगा
जैसा आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, हिंदी में जो बोलते हैं कि अनसीन पैसेज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कि हमें एक सेंटेंस दे रखा, सॉरी एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ में से हमें आंसर छांटने होते हैं। तो हिंदी में थोड़ा इजी होता है क्योंकि हम सब हिंदी से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, हमारी लैंग्वेज वही है, मदर टंग वही है, तो उससे हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो उसमें से हम आंसर इजीली छांट लेते हैं। यहाँ पे क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक इंग्लिश में पूरा पैराग्राफ आएगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया पैराग्राफ एक नॉर्मल लाइफ से नहीं होगा, वो पैराग्राफ इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। और वही पैराग्राफ कहाँ से मिलेगा आपको, द इकोनॉमिक्स टाइम से। ये मान के चलना 90% चांसेस पैराग्राफ द इकोनॉमिक्स टाइम से ही पाया गया है अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है ना। 10% का भी इधर उधर हुआ है। तो द इकोनॉमिक्स टाइम अगर आप फॉलो करते हैं तो इजीली आपको हो सकता है वो पैराग्राफ भी पढ़ा हुआ दिख जाए। तो द इकोनॉमिक्स टाइम में वो पैराग्राफ को यहाँ मिलेगा। उस पैराग्राफ में क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, और पैराग्राफ जनरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा लेंदी होता है, जो पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा और नीचे तक पढ़ते हुए आएंगे, क्योंकि इकोनॉमी का होता है तो एक स्टोरी बेस्ड नहीं होता जो हम स्टोरी को लिंक कर लें। तो कई बार क्या है, वो तालमेल भी नहीं बैठता, तो हम पढ़ते हुए आएंगे, हम नीचे तक आगे भूल जाते हैं कि ऊपर क्या लिखा था, राइट। तो वो आपको अगर रीडिंग हैबिट नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा इसको करना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 7 से 8 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे सिंपल, जो आपसे पूछेगा कि ऊपर दिए क्वेश्चंस में से आंसर छांटो, इसका क्या आंसर है, इसका क्या सूटेबल आंसर है, इसका क्या सूटेबल आंसर है, जैसे अपन छाटते हैं पैराग्राफ में से इसके आंसर छाटो, तो उन्हीं में पैराग्राफ में से क्वेश्चंस बना दिए जाएंगे 7 से 8, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या कर देता है ये नीचे अपोजिट पूछ लेता है, सिमिलर वर्ड्स या अपोजिट पूछ लेता है, राइट। कि सब जैसे कोई बोल दिया किसी भी चीज़, कोई वर्ड अपने पैराग्राफ में अंडरलाइन कर दिया कि इसका अपोजिट क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन बताओ, या फिर इसका सिमिलर वर्ड कौन सा होगा, वहाँ 4 आपको ऑप्शन दे देगा। कई बार क्या होता है 6 क्वेश्चन पूछेगा, यानी 6 क्वेश्चन आपको छाटने होंगे पैराग्राफ में से, और 2 अपोजिट और 2 सिमिलर वर्ड, 2 एंटोनिम और 2 सिनोनिम, राइट। इस तरह का 10 नंबर का रीडिंग कॉम्बिनेशन आ जाता है। कई बार क्या करेगा ये 6 क्वेश्चन प्लस एक एंटोनिम एक सिनोनिम, तो ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगभग 8 से 10 नंबर का है आपके पास हमेशा ये पैशन रहता है, 5 से 10 मार्क्स का, है ना। ये 5 से 10 तो कम ही बोल दिया मैंने, शायद 6 से 10 नंबर का रहता है लगभग ये। तो इस तरह आपका रहता है। तो अगर हम सिंपल कैलकुलेट करें, देखो एरर्स में अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो 3 से 4 नंबर यहाँ ईजिली लाए जा सकते हैं, राइट। क्लोज टेस्ट में अगर 5 से 10 नंबर का आता है तो देखिए मान के चलो 6 से 7 नंबर आपको यहाँ लाने ही पड़ेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आप 3 मार्क्स मान के चलो, है ना। बाकी अगर सिंपल है तो 5 के 5 भी आ जाते हैं, पर हम 3 1 मान लेते हैं। फिलर्स में आपको 3 नंबर यहाँ कम से कम लाने होंगे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर 10 नंबर का आता है तो आपको 4 से 5 नंबर यहाँ पर लेकर आने पड़ेंगे। और इतना अगर आपका आ जाता है तो देखो 3 से 4, अगर हम लोअर भी जोड़ लें तो 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, यानी कि 19 आउट ऑफ 30। और ये एक अच्छा स्कोर है, बुरा स्कोर नहीं है। अगर आप 30 में से 19 मार्क्स ले आते हो तो इंग्लिश के लिए अच्छा स्कोर है, राइट। ये उनके लिए है जिनकी इंग्लिश ओके है। जो बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में तो मैं तो डेफिनेटली आपको बोलूँगा कम से कम 25 आउट ऑफ 30 लेकर आना। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो इंग्लिश रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनके लिए शायद इजी होगा। पर जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, जो एवरेज हैं, जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा स्ट्रेटजी पैटर्न रहेगा, जिसमें आप आराम से 19 मार्क्स का हमने कैलकुलेट किया है, आप 15 मार्क्स भी ले आओ तो किसी भी एग्ज़ाम में, मैं बोल रहा हूँ किसी भी एग्जामिनेशन में, कट ऑफ में तो आप पीछे नहीं रहोगे अगर 15 नंबर ले आते हो इंग्लिश में तो, राइट। और SBI की भी बात करें तो उसने तो कट ऑफ का सिस्टम ही हटा दिया, आपको तो ओवरऑल मार्क्स लेकर आने हैं, राइट। तो ये आपकी सिंपल इंग्लिश की स्ट्रैटेजी रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो अगले पोर्शन की बात करते हैं। अगला पोर्शन आपका रहेगा, जैसे अगले 20 मिनट स्टार्ट होंगे तो आपके पास सामने होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ्स भी बोलते हैं, ठीक है। मैथ्स हम जनरली बोल देते हैं, पर इसका एक्चुअली जो वर्ड यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब 20 मिनट में हमें इसमें क्या क्या करना होगा, देखो सबसे पहले आपके सामने हमें जो अटेंड करना रहेगा वो ये रहेंगे सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़ और अप्रॉक्सीमेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही समझ में आ रहा है उसके वर्ड से, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना। आपको आपने सिंपल पढ़ा होगा मैथ्स में कि पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं या पहले माइनस करते हैं, पहले प्लस करते हैं या पहले डिवाइड करते हैं, जो एक सिंपल सा रूल है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये बेसिक चीज़ भी आपको नहीं आती तो फिर आप कैसे प्रिपेयर करोगे उस चीज़ के लिए,
राइट। तो वो सब आपको सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आएगा, और ये सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेटली 5 नंबर का आता है। पर इतना खुश मत हो जाओ कि हमें सिंपल जोड़ना, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये इतना ईजी भी नहीं होता है ना, जितना हम समझ रहे हैं। और ईजी होता भी हमारे लिए, तो यहाँ पर हमें मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने से नहीं है, यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व करना है, मैटर वो करता है। अगर आप इस एक क्वेश्चन को 1 मिनट में भी सॉल्व करते हो, आप ये मान लो चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 1 मिनट मिलता है, तो मैथ्स में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटी में कितने क्वेश्चन आएंगे, 35। टाइम कितना है आपके पास, केवल 20 मिनट। अगर आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, केवल 20। और केवल 20 क्वेश्चन करना ठीक है, बट हमें ज़्यादा स्कोर करना है तो हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिक जो मैटर करता है वो स्पीड करती है, राइट। मैटर यहाँ पे स्पीड करेगी, आपकी कैलकुलेशन नहीं करेगी, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आप जब मैथ्स पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं दो इक्वेशंस को कंपेयर करके वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है कि एक्स की वैल्यू कितनी, वाई की वैल्यू कितनी, हमने पढ़ी होंगी 9th 10th में, वही सारी चीज़ें हैं, राइट। नंबर सीरीज़ में क्या आएगा, एक आपको सीरीज़ दे दी जाएगी, जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसे करके कोई भी सीरीज़ दे दी जाएगी, और बीच में यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया अगला नंबर क्या होगा, तो हम सिंपली बता सकते हैं यहाँ पर अगला नंबर क्या होगा, 10, क्योंकि 2 का गैप है या 2 का टेबल चल रहा है। पर वहाँ पे इतना ईजी नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपको सीरीज़ देखनी होगी। और नंबर सीरीज़ हमेशा 2 तरह की आती हैं, याद रखना। एक तो आएगी रॉन्ग नंबर, एक आएगी मिसिंग। रॉन्ग और मिसिंग में क्या है, जैसे कि सीरीज़ दे देगा 2, 4, 7, 8, 10, इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है, सिंपली दिखा है रॉन्ग क्या है, 7, यहाँ पे क्या आना चाहिए 6। फिर मैं कह रहा हूँ इतना इजी नहीं आएगा, आपको सिंपल एग्जांपल लेके समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ क्या होती है। मिसिंग में क्या होगी, 2, 4 क्वेश्चन मार्क 8, 10, ये मिसिंग है, राइट। तो इस तरह की 2 नंबर की तरह की नंबर सीरीज़ आएगी। और फिर आता है एक अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन भी एक तरह का सिंप्लीफिकेशन ही है, बट हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली लेकर चलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब क्या होगा, जैसे मैं लिखा 23.99, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 24। तो इसकी जो हम कैलकुलेशन, जैसे हमारे पास सिंपल दिया होगा 23.99 प्लस 26.02, तो हम दोनों क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 24, इसको मान लेंगे 26, कितना एडिशन आ गया, 50, राइट। तो ये होता है अप्रॉक्सीमेशन। तो इस तरह के अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास आते हैं एग्ज़ाम में, राइट। तो ये मान के चलिए एग्ज़ाम में इन चारों से, केवल इन 4 टॉपिक से आपको 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा, 5 नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, 5 नंबर की नंबर सीरीज़ मिल जाएगी, और 5 नंबर का अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा। प्री एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। बट जनरली वो क्या करते हैं, इन चारों में से केवल 3 टॉपिक देंगे। अब 3 में से ये मान के चलो नंबर सीरीज़ तो कंफर्म आनी ही आनी है, ठीक है। जनरली वो क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन में से एक चीज़ दे देते हैं, दोनों चीज़ नहीं देते। पर कई एग्जाम्स में दोनों चीज़ भी देखने को मिल जाती हैं कि उन्होंने सिंप्लीफिकेशन भी दे दिया और अप्रॉक्सीमेशन भी दे दिया। तो ये टॉपिक हम मान के चल रहे हैं कि 15 से 20 नंबर का आता है मैथ्स में। यानी कि अगर आप केवल क्वांट में इन 4 टॉपिक्स को अगर अच्छे से कर लेते हैं, इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो, तो आप ये मान के चलो कि आप 10 से 12 नंबर आपके कहीं नहीं गए अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, है ना। और 10 से 12 मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ठीक है, मैं श्योर हूँ कि 15 नंबर के क्वेश्चन कम से कम आएंगे, पर फिर भी हम थोड़ा मार्जिन लेके चलते हैं कि 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और ये याद रखिएगा, अगर आप इन क्वेश्चन में अभी गलत करते हैं तो फिर आपको अपने ऊपर और थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन क्वेश्चन में भी आप गलत करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर करना, क्योंकि यहाँ पे स्पीड के साथ एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, राइट। इंग्लिश में चलो गलत करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम नहीं फाइंड कर पाते कि चलो हमें मतलब नहीं पता उसका मीनिंग का या कुछ इस तरह का है, तो गड़बड़ हो जाती है। पर अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर गलतियाँ हो रही हैं और रीजनिंग में अगर गलतियाँ हो रही हैं, तो इसका मतलब कि हमें अपने ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। हम एग्ज़ाम क्रैक करने के लेवल पे नहीं पहुँचे अगर हमसे गलतियाँ हो रही हैं तो, राइट। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपन को, राइट। तो कम से कम ये 4 टॉपिक्स तो ज़रूर करके जाइए, क्योंकि 15 से 20 मार्क्स के हैं, राइट। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्या रहेगा। चलो 15 से 20 नंबर तो यहाँ आ गए, पर एग्ज़ाम तो 35 नंबर का है। तो अगला पास पोर्शन आपके पास आएगा ये वाला, इतने सारे टॉपिक आएंगे।
परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, एग्रीगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, एज रिलेटेड, एवरेज, टाइम वैल्यू, टाइम वर्क। इसमें एक टॉपिक और छूट गया शायद, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, राइट, प्रोबेबिलिटी टॉपिक और रह गया, वो शायद और नोट कर लीजिएगा। तो इन सब की बात करते हैं। तो इन सब टॉपिक को अगर हम कर लेते हैं तो इन सब टॉपिक से आपको मैटर मिलेगा केवल 8 से 10 नंबर का। लेकिन इन टॉपिक्स के क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जो आप सेकेंड्स में सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी जिसको अगर समझ में आ गई तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिस क्वेश्चंस को आप 30 टू 40 सेकेंड्स में सॉल्व कर लेंगे। 40 सेकंड में सॉल्व करके आंसर मार्क कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो उस टॉपिक को छोड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं है जो आपको 30 से 35 सेकंड में या 40 सेकंड में आपको एक नंबर दिलवा सकता है। तो उस टॉपिक को छोड़ना मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। गिने चुने 6-7 फॉर्मूले हैं, वो आपको समझना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएँ कैसे करना है, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे अपन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो ये सॉल्व करने में हमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। बोट एंड स्ट्रीम, गिने चुने 2-4 फॉर्मूले हैं, 30 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे। एज रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो यहाँ भी वही 30 सेकंड लगेंगे। एवरेज निकालना है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है। मतलब इस लिस्ट में जो भी टॉपिक्स रखे गए हैं ये इस तरह के टॉपिक्स हैं कि किसी भी क्वेश्चन को आपको करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। और 1 मिनट भी मैंने आपको ज़्यादा बोल दिया, कई टॉपिक्स तो आप 20 सेकेंड्स में या 30 सेकेंड्स में भी सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा मानना है ऐसे टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 8 से 10 में से 8 से 10 मार्क्स लाओ, पर लेकिन एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन का कम से कम 5 नंबर तो आप यहाँ लेकर आओ, कम से कम 5 नंबर, यानी कम से कम हाफ मार्क्स तो यहाँ पर लेकर आओ ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ, राइट। और यहाँ 15 से 20 मार्क्स में मैंने आपको बोला कि 10 से 12 नंबर कम से कम यहाँ मान के चलते हैं, 5 नंबर हम यहाँ मान के चलते हैं, क्योंकि कम से कम इतना लेके चलोगे तभी हम एक अच्छे डिसेंट एवरेज तक पहुंच पाएंगे। और याद रखना, मैं जो भी आपको ये एवरेज बता रहा हूँ ये आपको मैं पीओ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, प्रोविजनरी ऑफिसर के अकॉर्डिंग, ये क्लैरिकल के अकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि क्लैरिकल का पेपर कंपैरेटिवली काफ़ी इजी आता है, उसमें तो यहाँ पे 15 में से 15 मार्क्स ही लाने हैं आपको, और यहाँ पे 5 की जगह कम से कम आपको 7 से 8 मार्क्स लेकर आने हैं अगर हम प्री क्लैरिकल की बात करें। अभी हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो पीओ के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए मार्क्स थोड़े कम हैं। हाँ, पर चाहे क्लैरिकल का एग्जाम हो चाहे पीओ का हो, टॉपिक्स यही रहेंगे, है ना, वेटेज अप्रॉक्सीमेटली यही रहेगा, पर हम जो मार्क्स कैलकुलेट करेंगे हमारे इतने मार्क्स कम से कम आने चाहिए, बस वो थोड़े वेरी करेंगे, राइट। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 15 से 20 मार्क्स का ये, 8 से 10 मार्क्स का ये, राइट। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है जिसको हम बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई। इसको मैंने क्यों बोला इंपॉर्टेंट, क्योंकि जबकि मेरे को दिख रहा है कि 25 से 30 नंबर तो मेरे यही हो गए। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिमिलरली प्री के लिए भी है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करने हैं तो आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे, आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसके 5 क्वेश्चन आए तो 2 से 3 मिनट आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन्स में तो इसका वेटेज 15 से 20 मार्क्स तक का होता है, 15 से 20 मार्क्स तक का रहेगा मेंस में वेटेज, तो इसको आप छोड़ तो नहीं सकते, ये तो आपको करना ही करना है। और प्री में भी आप मान के चलो कई बार 1 डीआई आपको दिया जाएगा, कई बार उसका 2 डीआई दिए जाए, तो ये आपका रहेगा 5 से 10 नंबर का। अगर 1 डीआई दिया है तो 5 क्वेश्चन इसके, और दूसरा डीआई दिया गया तो 5 क्वेश्चन उसके, तो 5 से 10 नंबर का अप्रॉक्सीमेटली डीआई रहा है। अगर 2 डीआई दिए गए हैं तो यहाँ पर ये 15 मार्क्स ही रखेगा, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10, इस तरह से आपस में मतलब इनका रेशियो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, वो एग्जामिनेशन पर डिपेंड करता है वो किस तरह का रेशियो बना के दे रहा है, राइट। तो हमें इस तरह का लेकर चलना है, ये सब इन टॉपिक्स पर हमें फोकस करना है, राइट। अब बात करें फोकस करेंगे कैसे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो देखिए प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इतनी सारी ऑनलाइन साइट्स हैं, आप कहीं भी सिंपल आप क्विज़ उठाइए, क्विज़ सॉल्व कीजिए, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं नीचे, है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एक ग्रेड अप की बात बताऊं, ग्रेड अप जो कि अभी किसी ने एक्वायर कर लिया है, किसने एक्वायर किया है, अनअकैडमी ने, राइट, अनअकैडमी ने एक्वायर किया है। तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, तो कई जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर वो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, या आपको कोई आंसर आता है तो आप औरों के जो और क्वेश्चंस पोस्ट और लोग क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं, अगर आपको आंसर है तो आप उनके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपकी इंटरेक्शन बना रहता है, स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं।
तो वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बैंकर्स अड्डा का मैंने आपको बताया था, वहाँ पे डेली क्विज़ आती हैं, आप डेली वहाँ पे क्विज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, है ना। इसके अलावा टेक्स्ट बुक है, ओलिव बोर्ड है, बहुत सारी साइट्स हैं, आप सर्च करोगे तो आपको भर के मिल जाएंगी। IBPS गाइड है और पता नहीं कौन कौन सी है, मैंने आपको बताया था, आप सर्च कर लेना, बहुत मिल जाएंगे आपको, सिंपल है ना। तो जो भी आपको अच्छी लगे, और कम से कम आप 2 साइड फॉलो कीजिएगा। मैं वही वापस बोल रहा हूँ, केवल एक साइड को लेकर मत चलिए, कम से कम आपको 2 साइड फॉलो करनी है। उन 2 साइड के आप डेली क्विज़ करते जाइए, एप्टीट्यूड क्विज़ कर लीजिए, रीजनिंग की कर लीजिए, मैथ और इंग्लिश लैंग्वेज की कर लीजिए। आपकी सब प्रैक्टिस हो जाएगी और फोकस देखिएगा, यही क्वेश्चन आपको बार बार दिखेंगे अगर प्री की क्विज़ कर रहे हैं आप तो। एक बार इन सब पर प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ईजी लगे आपको प्री, क्योंकि प्री में वो बहुत डीप कंसेप्ट नहीं पूछते। प्री में वो आपकी केवल एक्यूरेसी और स्पीड चेक करते हैं कि आप कितनी स्पीड से और कितना एक्यूरेटली वर्क कर सकते हो। प्री में वो चेक किया जाता है, और मेंस में फिर आपका कंसेप्ट चेक किया जाता है, ठीक है। तो प्री में हमें केवल स्पीड और एक्यूरेसी रखनी है, ठीक है। तो अगले 20 मिनट में आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। अब इसके बाद बचेंगे लास्ट 20 मिनट्स। लास्ट 20 मिनट्स में क्या बचेगा, रीजनिंग, ठीक है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस प्री में नहीं आती। लास्ट 20 मिनट्स में बचेगा हमारे पास रीजनिंग का पोर्शन। अब रीजनिंग में हमें क्या क्या अटैम्प्ट करना है, देखो रीजनिंग में हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ आएंगी, एक सीरीज़ दी होगी बहुत लंबी सी, है ना। उसमें से कई तरह के होंगे, इसमें सिंबल्स भी होंगे, उसमें नंबर्स भी होंगे, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, उनको डिफरेंट डिफरेंट अरेंज किया हुआ, जैसे ए हैश 5 6 बीटा सी जेड, इस तरह से एक लंबी सी सीरीज़ होगी। उसके बेस्ड पर उस सीरीज़ में कि 5वें नंबर का लेटर कितना है, या टोटल पूछ लेगा कि टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल वॉवल्स कितने हैं, है ना, टोटल्स नंबर कितने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आप देखना क्विज़ में आपको समझ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होती, बहुत इजी होती है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस मिलेंगे कि बी सी से बड़ा है, डी ई से छोटा है, तो बी ई से बड़ा होगा कि छोटा होगा, इस तरह के क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज़ में आएंगे, है ना। बहुत सिंपल होता है, टिपिकल नहीं होता। और इनइक्वालिटीज़ के आप 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि 5 क्वेश्चन इजीली आपको मिल जाएंगे, है ना। और अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ अगर आती है तो आप मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक आपको अल्फ़ान्यूमेरिकल सीरीज़ से भी मिल जाते हैं, है ना। इसके बाद क्या, स्लॉग्स की, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। और जिसको अगर एक बार स्लॉगिज्म समझ में आ गया ना, तो फिर वो क्वेश्चंस को मतलब चुटकियों में कर लेता है। चुटकियों मतलब आप एक सिंपल, अगर उसको स्लॉगिज्म अच्छे समझ में आ गया तो उसको एक स्लॉग के क्वेश्चन को करने में मैं मानता हूँ 10 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, 10 सेकेंड्स। तो अगर स्लॉग के 5 क्वेश्चंस आए हैं तो मैं मानता हूँ 5 क्वेश्चन वो विद इन 1 मिनट कर सकता है स्लॉग्स के। अगर उसको अच्छे से आता है 1 किए तो थोड़ा और थोड़ा मान लो 2 मिनट में कर लेगा। बाकी 2 मिनट मुझे तो नहीं लगते 5 क्वेश्चंस करने में स्लॉग्स के, राइट। तो 2 मिनट में कर लेगा, तो 2 मिनट में यहाँ 5 नंबर आ रहे हैं तो क्या बुराई है। तो स्लॉग ज़रूर पढ़ना अच्छे से, राइट। ब्लड रिलेशन, ये इसका भतीजा है, वो उसकी माता जी हैं, क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ तो वो क्वेश्चंस नहीं समझा सकता। हाँ, स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और यहाँ यहाँ में अटेंड करना है। डायरेक्शन डिस्टेंस में क्या आएगा कि 5 मीटर नॉर्थ की ओर चला, फिर लेफ़्ट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ गया, फिर लेफ़्ट मुड़ गया, फिर इतना यहाँ चला, इतना यहाँ चला, ऐसे करके फिर इससे इसकी दूरी कितनी है, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे डायरेक्शन डिस्टेंस में, तो आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस पता होना चाहिए। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत सिंपल होती है। सिंपल आपको 4-5 सेंटेंस दे दिए जाएंगे, चारों पाँचों में एक ही दो चीज़ कॉमन होंगी। मतलब रीजनिंग वही है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। आपस में पहेलियाँ नहीं पूछते थे कि बता, अच्छा कि कुछ भी पहेली पूछ ली हमने कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। अब इस तरह की चलो हाइपोथेटिकल थ्योरी क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ इसी तरह के जो हम पजल्स बचपन से पूछते आ रहे हैं, जैसे कि देखो अभी मेरे दिमाग में एक भी पजल नहीं आ रही है, बचपन से इतनी सारी पजल पूछते आ रहे हैं हम। जैसे कुछ भी पूछ लिया कि बता कि चारपाई में कितने पैर होते हैं, है ना। बाकी यार पता नहीं यार, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी कोई पजल। तो उस तरह की ये कोडिंग डिकोडिंग है, राइट। अगर हम देखें कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं, तो 15 से 18 नंबर के क्वेश्चन हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं, जिसमें से मान के चलो 5 क्वेश्चन तो इनइक्वालिटी के मिलेंगे आपको, 5 क्वेश्चन स्लॉग्स के कंफर्म मिलेंगे। बाकी बची अल्फा न्यूमेरिकल, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, इनसे आपको 2-2 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन यहाँ मिल गए, है ना, 2 डायरेक्शन के हो गए। कोडिंग डिकोडिंग में 3 क्वेश्चन दे दिए, और कई बार 5 क्वेश्चन ही कोडिंग डिकोडिंग से दे देता है ना। ब्लड रिलेशन से 1 या 2 क्वेश्चन ही देगा,
ऐसा है। ब्लड रिलेशन ज़्यादा नहीं आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस के आते हैं। कई बार ब्लड रिलेशंस के ऊपर भी वो कोडिंग बना देता है, यानी ब्लड रिलेशंस के एक पजल टाइप में बना देगा, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन दे देगा, है ना, वो अलग चीज़ है। पर जनरली जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे ब्लड रिलेशन में, वो 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो इस पोर्शन से आपको 15 से 18 नंबर का मैटर मिल जाता है, यानी आधा पेपर आपको केवल इन्हीं टॉपिक से मिल जाएगा, राइट। फिर हम बात करते हैं बाकी आधे पेपर की, प्री की बात कर रहे हैं, याद रखना हमेशा। बाकी आधा पेपर आपको इसमें से मिलेगा सिटिंग और पजल में से। सिटिंग और पजल में क्या रहेगा, एक गोल मेज की तरफ 4 लोग बैठे हैं, है ना, एक के लेफ़्ट में ये बैठा है, इसके राइट में ये बैठा है, ये अंदर मुंह किए है, ये बाहर मुंह किए है, तो बताओ इसके बगल में कितने लोग बैठे हैं, ये यहाँ पर ये बाहर मुंह किए, अंदर मुंह किए, मतलब इस तरह की एक पजल आपको दी होगी, उसको आपको अरेंज करना है। अब राउंड हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है ना, वो कोई कैसी भी किसी भी तरह की सेटिंग अरेंजमेंट और पजल हो सकता है ना, रीजनिंग में। और इसमें से भी आपको 15 से 18 मार्क्स मिलेंगे, यानी रीजनिंग का पेपर आधा यहाँ से आएगा और बाकी आधा यहाँ से आएगा। प्री की बात कर रहा हूँ, राइट। कई बार जब एग्ज़ामिनर का मूड बहुत अच्छा नहीं होता तो ये पोर्शन बढ़ भी जाता है। कई बार ये पोर्शन 22 से 25 नंबर तक का आया हुआ है, यानी केवल 5 तो पज़ल दे दी उसने, सेटिंग अरेंजमेंट पज़ल मिक्स करके, और बाकी 10 नंबर ही यहाँ से आए, है ना। तो लेकिन ऐसा रेयरली होता है, रेयरली। जनरली पैटर्न यही रहेगा, आधा पेपर यहाँ से आएगा और आधा पेपर यहाँ से आएगा, राइट। अब यहाँ भी देखो वही चीज़ है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ही आप अटैम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि देखो ये सेटिंग और अरेंजमेंट ऑफ पजल, ये दोनों ऐसे पोर्शंस हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको ये बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। एक आप होगा क्या भाई, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और नीचे 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो मेरे हिसाब से आप 5 मिनट में ये 5 क्वेश्चंस कर लोगे, राइट। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो कई आपको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, और जहाँ आपने टाइम यहाँ पे लैग किया तो वहीं दूसरे पोर्शंस के लिए टाइम नहीं बचेगा। इसलिए रीजनिंग के पेपर में खासकर हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पोर्शन हमेशा लास्ट में अटैम्प्ट कीजिएगा, स्टार्टिंग में कभी नहीं। क्योंकि अगर एक बार पजल नहीं बनी तो आप ये मान के चलिए, आपको केवल ये दिखेगा कि आपके 7 से 8 मिनट ख़राब हो गए, पजल आपकी बनी नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, तो बाकी के जो 10 से 12 मिनट बचे हैं आप उसमें कुछ भी अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, पूरा पेपर आपका ख़राब हो जाएगा, राइट। तो याद रखिए, रीजनिंग का पेपर, खासकर रीजनिंग के पेपर में हमेशा पहले आप ये पोर्शन अटैम्प्ट कीजिए। इस पोर्शन में जितना आप अटैम्प्ट कर सकते हैं उतना अटैम्प्ट कीजिए। इसके बाद याद रखिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको छोड़ ही दीजिए बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल छोड़ देंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, अटैम्प्ट तो हमें करना है। पर कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग के, क्योंकि हमें देखिए 20 मिनट ही मिलेंगे, तो कोशिश कीजिए 15 से 18 नंबर जो हैं ये हम स्टार्टिंग के 10 मिनट में शॉर्ट आउट कर लें सारा। 10 मिनट भी एक्चुअली मैंने ज़्यादा बोल दिए, 8 मिनट में शॉर्ट आउट कर लें। और 8 मिनट में ये हो भी जाता है, जैसे मैंने आपको बताया स्लॉक्स में 2 मिनट लगते हैं मुश्किल से, है ना। ऐसी इनइक्वालिटीज़ है, ये भी आप 2 से 3 मिनट में पूरा कर सकते हो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो कुछ सेकंड्स का होता है, ये भी सेकंड्स, ये सब सेकंड्स के हैं, यानी 8 से 10 मिनट आप मान के चलिए। 8 से 10 मिनट से, क्योंकि देखिए आधे मार्क्स का है तो टाइम भी हम आधा ही डिवाइड कर लेते हैं। 8 से 10 मिनट आप यहाँ दे सकते हो, और उसके बाद 8 से 10 मिनट आपको यहाँ देनी होंगी, ठीक है। और याद रखिएगा, वापस बोल रहा हूँ, ये 8 से 10 मिनट आपको बाद वाली ही देनी है, पहले वाली नहीं। पहले वाली 8 से 10 मिनट आपको यहाँ देनी है, ठीक है। उसके बाद हमें ये अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये आप पूरा अपना स्ट्रेटजी शेड्यूल रखिए, और बेसिकली देखिए मैटर यही करेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने वापस बता रहा हूँ, प्री केवल वो चेक करते हैं आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ऐसा नहीं कि आप अटैम्प्ट किए जा रहे हो, आपने 100 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट कर दिए और एक्यूरेसी में आप पता पड़ा आपकी एक्यूरेसी अच्छी थी नहीं, मार्क्स आपके आ रहे हैं 50 ही। तो क्वेश्चन तो हमने 100 कर लिए पर मार्क्स 50 आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इससे बेटर है आप अटैम्प्ट भले ही 70 क्वेश्चन करिए, बट उन 70 क्वेश्चंस में से भी अगर आपके 65 मार्क्स आ रहे हैं तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है आपकी। क्योंकि देखिए मान लीजिए कुछ क्वेश्चन तो गलत होंगे, और ये चीज़ हो याद रखिएगा, अगर मैथ्स में मान लीजिए आपने 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं और 22 के 22 आपके सही हैं, तो ये मान के चलिए आपके नंबर 23 पॉइंट समथिंग आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन 1 नंबर का, फिर भी आपको 23 पॉइंट समथिंग मार्क्स क्यों आएंगे? ऐसा इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको एक्यूरेसी के मार्क्स भी मिलते हैं, ये याद रखिएगा। बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको एक्यूरेसी के मार्क्स भी मिलते हैं। अगर आपने 20 क्वेश्चन मैथ्स में करेक्ट किए हैं और 20 ही आपने अटैम्प्ट किए हैं तो आपके मार्क्स हमेशा 20 से ज़्यादा आएंगे। अब कई बार मैटर ये करता है, मान लीजिए आपने सारे सिंपल क्वेश्चन ही कर दिए,
और टफ वालों को अपना अटैम्प्ट ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि आपके 20 की जगह फिर 25 नंबर आ जाएंगे, नहीं। तो 20 की जगह आएंगे, 20 से ज़्यादा ही, 20 की जगह वो 20.5 मार्क्स कर देगा या 20.6 मार्क्स कर देगा, ऐसा कुछ कर देगा, ठीक है। और आपने ऐसा किया कि टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जो टिपिकल आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जो टिपिकल उनके अकॉर्डिंग है जिन्होंने पेपर बनाया है। तो कई बार होगा 20 क्वेश्चंस के आपको 22 मार्क्स तक मिल जाएंगे या 21.5 मार्क्स तक मिल जाएंगे, ऐसा हो चुका है लोगों के साथ, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो ये पूरी अपनी स्ट्रेटजी है। तो बस इतना ही आपसे बोलना चाहूँगा, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, बस वही प्री क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। प्रैक्टिस और एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, राइट, स्पीड और एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए, और भी किसी भी तरह के डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछेगा, कोशिश करेंगे। और कई बार वीडियो लेट हो जाता है क्योंकि देखिए मैं भी वर्किंग हूँ, तो जितना टाइम मिल पाता है उसी में मैनेज कर पाता हूँ। तो ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे, जैसा भी आपको लगे आप बताइएगा और क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, गुड लक फॉर एग्ज़ाम, जिन लोगों ने एग्ज़ाम भरा है, और जिन लोगों ने नहीं भरा है वो भी अगर बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि आपको बाद में टाइम ख़राब ना करना पड़े, राइट। तो लाइक कीजिए वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए, ताकि हम आपकी थोड़ी हेल्प कर पाएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।